हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास के 1 से लेकर 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। फर्स्ट पेपर में आपके 21 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और देखने में बोरिंग सा लगेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो उसका आंसर बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए हम इस वीडियो में 1 से लेकर 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरियल वाइज करके हम लोग 1 से लेकर 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कहता है, शेषावस्था में शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। शेषावस्था में शारीरिक विकास, इसमें आपको बताना है कि शेषावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास की दृष्टि से शेषावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास शिशु के जन्म से पहले यानी गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर शारीरिक विकास का मतलब शरीर के अंगों में वृद्धि, उनकी परिपक्वता और क्रियाशीलता से है। शेषावस्था में शारीरिक विकास निम्नलिखित रूपों में होता है। पहला आता है आकार एवं भार में वृद्धि। शेषावस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई सामान्यतः 51 सेमी होती है, जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेमी तक हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 2 से 3 किग्रा तक होता है और जन्म के 6 महीने बाद शिशु का वजन 2 गुना यानी 6 से 7 किग्रा हो जाता है और 1 वर्ष के अंत तक शिशु का वजन 3 गुना यानी 9 से 10 किग्रा हो जाता है। शेषावस्था के अंत तक यह भार 5 से 6 गुना यानी 15 से 18 किग्रा तक हो जाता है। दूसरा कहता है मांसपेशियों और हड्डियों में वृद्धि। नवजात शिशु की मांसपेशियों के भार में भी धीरे धीरे आयु के साथ वृद्धि होती है। शिशु की बाहों एवं भागों का विकास भी इस अवस्था में तेज गति से होता है। पहले पहले वर्षों में भुजाएं 2 गुनी तथा टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं और मांसपेशियां बहुत मजबूत हो जाता है। शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। तीसरा आता है मस्तिष्क में वृद्धि। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की तुलना में बड़ा होता है। शिशु के शरीर की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर की लंबाई और उसके आकार में तेज गति से वृद्धि होती है, लेकिन बाद में यह गति धीमी हो जाती है और शेषावस्था के अंत तक शिशु के मस्तिष्क का भार 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। चौथा कहता है पाचन तंत्र में वृद्धि। आमाशय का आयतन और आंतों की पाचन शक्ति आय के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा ठोस भोजन लेने लगता है, वैसे वैसे उसका पाचन तंत्र मजबूत होने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। उसके शरीर के सभी अंग सही ढंग से कार्य करने लगते हैं और शेषावस्था के अंत तक शिशु शारीरिक रूप से स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेता है। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, शेषावस्था के उपरांत प्रारंभ होने वाली अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का समान विवरण निम्नलिखित है। पहला आता है भार। इस अवस्था में बालक का भार पर्याप्त तीव्रता से बढ़ता है। 12 वर्ष के अंत तक बालक का भार 80 और 95 पौंड के मध्य होता है। 10 वर्ष तक बालकों का भार अधिक बढ़ता है। तत्पश्चात बालिकाओं के भार में वृद्धि होती है, क्योंकि उनकी किशोरावस्था जल्दी आती है। दूसरा आता है लंबाई। बाल्यावस्था में लंबाई अधिक तीव्रता से नहीं बढ़ती। 6 से 12 वर्ष के बालक की लंबाई 3 से 4 इंच तक ही बढ़ती है। अस्थियां, इस अवस्था में अस्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बाल्यावस्था में अस्थिकरण तीव्रता से होता है तथा बालक की अस्थियों में पर्याप्त दृढ़ता आ जाती है। बालिकाओं का अस्थिरीकरण 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। चौथा कहता है सिर और मस्तिष्क। इस अवस्था में सिर के आकार में पर्याप्त अंतर आ जाता है। 5 वर्ष के बालक का सिर 90% प्रौढ़ के आकार का हो जाता है तथा 10 वर्ष की आयु में 95% होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का भी पर्याप्त विकास हो जाता है। पांचवा कहता है मांसपेशियां। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होता है। 8 वर्ष के बालक की मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का
27% हो जाता है। बाल्यावस्था में बालिकाओं की मांसपेशियों में बालक की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है। छठवां कहता है अन्य अंगों का विकास। इस अवस्था में हृदय की धड़कन निरंतर कम होती जाती है। 6 वर्ष के बालक के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार होती है, जबकि 12 वर्ष में यह घटकर 85 रह जाती है। बालकों के कंधे पर्याप्त चौड़े हो जाते हैं तथा कूल्हे पतले हो जाते हैं और पैरों में सीधापन व लंबापन आ जाता है। इसके विपरीत बालिकाओं के कंधे पतले और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं, पैर अंदर की तरफ झुके होते हैं। तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे कहता है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। ऐसे कौन से तत्व हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, इसमें हम लोग शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व को देखते हैं। पहला आता है वंशानुक्रम। बच्चों के रंग, रूप, आकार तथा शारीरिक अनुपात का निर्धारण वंशानुक्रम से ही होता है। वंशानुगत कारक बालक में जन्म से ही पाए जाते हैं या बालक के भौतिक स्वभाव तथा जीवन चक्र की गति को प्रभावित कराते हैं। वंशानुक्रम विकास मनुष्य की शारीरिक विशेषताओं, लंबाई, शारीरिक रचना, रंग का निर्धारण वंशानुक्रम से होता है। ये प्रमुख घटक हैं। दूसरा कहता है वातावरण। इसके अंतर्गत जलवायु, रहने का स्थान, साफ हवा, सूर्य का प्रकाश अर्थात समस्त भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं। यदि बालक को यह सब प्राप्त है तो शारीरिक विकास ठीक होता है, अन्यथा बाधा पहुंचती है। तीसरा कहता है भोजन। पौष्टिक भोजन शारीरिक विकास को प्रभावित कराता है। छोटे बच्चे के पेट की क्षमता कम होने के कारण उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। प्रारंभ में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, इसीलिए बच्चे को पौष्टिक भोजन समस्त भोज्य तत्वों से युक्त समयानुसार मिलता है। भोजन गुण तथा मात्रा दोनों में पर्याप्त होना चाहिए, अन्यथा शारीरिक विकास में बाधा आ जाती है। चौथा कहता है अंतःस्राव ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव हार्मोन्स के अनुपात का शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अलग अलग ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व हड्डियों का विकास निर्भर कराता है। यदि इन स्राव के अनुपात में अंतर आता है तो शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इतना ही नहीं बल्कि जन्म ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन लड़कों में पुरुषेचित तथा लड़कियों में स्त्रियोचित लक्षणों का विकास कराते हैं। पांचवा कहता है रोग। वे रोग जो लंबे समय तक चलते हैं बच्चों के शारीरिक विकास को अवरुद्ध कराते हैं। इन रोगों के कारण विकास की गति धीमी पड़ जाती है। इन बीमारियों को रोकने के लिए जिन एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उनसे बीमारियां तो दूर हो जाती हैं, किंतु उसके बाद के प्रभाव हानिकारक होते हैं। चौथा कहता है दुर्घटनाएं। दुर्घटनाएं शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास को अधिक प्रभावित कराती हैं। बच्चों के साथ दुर्घटनाएं घर के बाहर या अभिभावकों की अनुपस्थिति में होती हैं। जिज्ञासु, प्रवृत्ति तथा भय रहित बच्चों के साथ दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक जिज्ञासु तथा भय रहित रहते हैं। इसके अतिरिक्त लड़के नियंत्रण में भी कम रहते हैं, अतः दुर्घटनाएं उनके साथ अधिक होती हैं। विभिन्न अध्ययनों के परिणाम ने यह सिद्ध किया कि अधिकतर दुर्घटनाएं 2 से 14 वर्ष की उम्र में होती हैं। हरलाक ने अपने प्रयोगों में पाया कि 10 से 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के 3 गुनी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। ये दुर्घटनाएं सबसे अधिक सिर, फिर हाथ, पांव तथा धड़ से संबंधित होती हैं। गंभीर दुर्घटनाएं 5 से 14 वर्ष की उम्र में होती हैं। ये दुर्घटनाएं तब होती हैं जब कोई बड़ा उनकी देखभाल न कर रहा हो। ये सुबह की अपेक्षा दोपहर व शाम को अधिक होती हैं। यह भी पाया गया कि पहले बच्चों के साथ दुर्घटना कम, उसके बाद वालों के साथ अधिक होती है। बालक जिसे कठोर अनुशासन में रखा जाता है उसके साथ दुर्घटना अधिक होती है। बच्चे पर दुर्घटना का शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। शारीरिक की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक प्रभाव के परिणाम गंभीर होते हैं। सातवां कहता है बुद्धि। विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाले बच्चों में मानसिक क्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है। तीव्र बुद्धि बच्चों की लंबाई तथा स्वास्थ्य का विकास मंद बुद्धि बच्चों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। आठवां कहता है लिंग। जन्म के समय लड़के लड़कियों की अपेक्षा लंबे होते हैं, किंतु बाद में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। नौवां आता है पारिवारिक प्रभाव। शांत सौहार्दपूर्ण परिवार के वातावरण में बच्चे भयभीत रहते हैं। वे स्वयं को सुरक्षित समझते हैं, इसीलिए शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। वे बच्चे जिनके परिवार का वातावरण कलहपूर्ण होता है उनका शारीरिक मानसिक दोनों विकास मंद गति से होता है। 10वां आपसे कहता है संवेगात्मक रुकावट। यदि बच्चा लगातार कुछ समय तक संवेगात्मक रुकावट महसूस करता है तो उसका प्रभाव उसकी लंबाई पर पड़ता है, क्योंकि संवेगात्मक व्यवधान में है पिट्यूटरी
एक ग्लैंड से निकलने वाले स्राव में बाधा आती है। यही स्राव लंबाई बढ़ाता है। 11वां आता है सामाजिक तथा आर्थिक स्तर। आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उच्च होने में बच्चे की समस्त मौलिक आवश्यकताएं, संतुलित भोजन, वस्त्र, रहने के लिए साफ सुथरा स्थान आदि पूरी हो जाती है। इसीलिए उसका शारीरिक विकास निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर वालों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बालक के शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण। पहला आता है बच्चे का की त्वचा मुलायम तथा लचीली होती है। दूसरा आता है होठों पर स्वाभाविक लाली रहती है। तीसरा आता है चेहरे पर ताजगी तथा प्रसन्नता रहती है। चौथा आता है सीना निकला हुआ तथा कंधे पीछे को तने हुए रहते हैं। यदि बच्चे में उपयुक्त लक्षण है तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है, अन्यथा वह अस्वस्थ है। अस्वस्थता बच्चे के शारीरिक विकास को रोकती है, क्रियाशीलता में कमी लाती है, जिससे वह सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है। बच्चा जल्दी थक जाता है तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। चौथा प्रश्न आपसे कहता है प्रौढ़ावस्था में विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन का वर्णन कीजिए। प्रौढ़ावस्था में विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन। पूर्व प्रौढ़ावस्था। युवा प्रौढ़ावस्था की अवधि 18 वर्ष से लगभग 40 वर्ष होती है तथा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन घटित होते हैं एवं इसके बाद प्रजनन क्षमता कम होनी आरंभ हो जाती है। युवा प्रौढ़ावस्था व्यवस्थान काल और प्रजनन काल होता है। यह प्रतिबंधाओं और स्वावलंबन का समय होता है और मूल्य व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। वयस्क व्यक्ति अपने नए जीवन विन्यासों में ढल जाता है। इस अवस्था में विकास कार्यों में निपुण होने के साधन, शारीरिक कार्यक्षमता, गामक और मानसिक योग्यताएं, अभिप्रेरणा और एक अच्छा भूमिका प्रतिरूप आदर्श व्यक्ति होते हैं। व्यक्तिगत अभिरुचियों में कपड़ों में रुचि रहना और अपने आप को दर्शनीय रखना शामिल है। वयस्क व्यक्ति परिपक्व और सम्मानीय होना चाहता है तथा धन और धर्म के विषयों में परिस्थिति प्राप्त करना चाहता है। इस अवधि में सामाजिक कार्यकलाप, पारिवारिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के कारण अधिकांश कम हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब व्यक्तियों को अपने व्यावसायिक जीवन की योजना बनानी पड़ती है तथा व्यवसाय निर्धारित करना पड़ता है। पुरुषों में अधिकांश सामाजिक गतिशीलता उसके अपने प्रयासों और परिश्रम के कारण होती है, जबकि महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता उसकी अपनी उपलब्धियों के कारण होती है। पहला आता है व्यावसायिक समायोजन। बहुत कठिन समय है जिसमें व्यवसाय का चयन अपने व्यवसाय में व्यवस्थापन और कार्य के पर्यावरण के अनुसार समायोजन करना शामिल है। व्यावसायिक समायोजन व्यक्तियों द्वारा की गई उपलब्धियों, उनके कार्यों में बार होने वाले परिवर्तनों और व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई कार्य संतुष्टि में देखा जा सकता है। इस अवधि में पारिवारिक समायोजन अंत कठिन भी हो सकता है। पारिवारिक भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के अनेक परिवर्तन होते हैं। दूसरा आता है वैवाहिक समायोजन। वैवाहिक समायोजन के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में भी बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ मामलों में जैसे विवाह की तैयारी की कमी, शीघ्र विवाह के बारे में अव्यावहारिक और रोमानी कल्पना प्रधान विचार तथा भूमिका में बहुत अधिक परिवर्तन विवाह में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। विवाह में सफलता का आकलन 7 मानदंडों से किया जा सकता है। पति पत्नी प्रशंसा, स्नेहपूर्ण अभिभावक, बालक संतान संबंध, बालकों का अच्छा समायोजन, मतभेदों को दूर कराने की योग्यता, वित्त की अच्छी देखरेख, भावनाएं, ससुराल पक्ष के साथ समायोजन। तीसरा आता है पितृत्व समायोजन। अभिभावक बनना अभी दृष्टिकोण, मूल्यों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्व में परिवर्तन पैदा कर सकता है। महिलाओं को नए परिवार में समायोजित होने के लिए पर्याप्त परिवर्तन करने पड़ते हैं। ऐसा तब होता है जब संयुक्त परिवार और बच्चों का आगमन हो। अनेक कारक पितृत्व मातृत्व के समायोजन को नियंत्रित कराते हैं, जैसे गर्भावस्था और पितृत्व, अभिभावकों की आयु, बालकों का लिंग, अभिभावकों की आशा और बालकों के स्वभाव के प्रति दृष्टिकोण। मध्य प्रौढ़ावस्था अथवा मध्यावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था अथवा मध्यावस्था 40 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 65 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवधि में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हर्ष देखा जाता है। मध्य अवस्था कठिन समय हो सकता है तथा इस अवस्था का सफल समायोजन पूर्व की अवस्थाओं में निर्धारित अनिवार्य आधार पर निर्भर कराता है। यह आयु संक्रमण और तनाव की भयंकर अवधि कहलाती है।
अवधि उपलब्धियों एवं मूल्यांकनों की अवधि कहलाती है। कभी कभी यह उकताह और रिक्त नीड की अवधि होती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और उच्च अध्ययन अथवा रोजगार के लिए बाहर गए होते हैं, या वे विवाहित होते हैं और अपना बसेरा अलग बसा लेते हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों अचानक अकेले हो जाते हैं और अपने खाली समय का उपयोग करना नहीं जानते। रूप, रंग, चेहरा, शरीर, क्रियात्मक कार्यप्रणाली और कामुकता में शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं और इसके साथ समायोजन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। महिलाओं में जोनिवृत्ति परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन महिला ऋतुजनिवृत्ति परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन महिला हार्मोन में कमी हो जाती है और मनोवैज्ञानिक तनाव हो जाता है, जबकि पुरुषों में शारीरिक, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं जो उनकी मनोवृत्ति, व्यवहार और स्व मूल्यांकन को प्रभावित कराते हैं। उत्तर प्रौढ़ावस्था। उत्तर प्रौढ़ावस्था की शुरुआत 60 वर्ष की आयु से होती है। इस आयु पर अधिकांश व्यक्ति अपनी नौकरियों से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनमें अपने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कभी-कभी चिंता विकसित होने लगती है। हमारे समाज में वृद्धों के विषय में आमतौर पर धारणा है कि वे अशक्त, ढीले ढाले होल हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता निरंतर घट रही होती है और उनकी मानसिकता संकीर्ण होती है तथा वे धर्म को नई सार्थकता प्रदान कराने वाले होते हैं। अधिकांश वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन साथी को खो देते हैं, जिसके कारण उन्हें भावनात्मक सुरक्षा का भी सामना करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति की बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं में बड़ी मात्रा में परिवर्तन आना संभव है। व्यक्ति की स्वयं के विषय में धारणा भी परिवर्तन हो जाती है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति भी होते हैं जो अपना जीवन बहुत चुस्ती से व्यतीत करते हैं और सामाजिक क्रियाकलापों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति रचनात्मक, स्थिर और खुश प्रतीत होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की मानसिक अथवा शारीरिक क्षमताओं में कमी आए। व्यक्ति 80 के दशक के उत्तराधार अथवा 90 के दशक तक भी हष्ट-पुष्ट, चुस्त और सम्मानीय बना रह सकता है। वस्तुतः वृद्धि व्यक्तियों के पास अथाह ज्ञान, अनुभव और बुद्धि का भंडार होता है, जिसका लाभ समाज उठा सकता है। व्यक्ति की अपेक्षित आयु में वृद्धि के कारण समाज का एक बड़ा भाग वृद्ध व्यक्तियों के समूह में परिवर्तन हो रहा है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण में इन पर अधिक ध्यान दिया जाए तथा उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि वे समाज का भी एक भाग है। उत्तर प्रौढ़ावस्था में स्वस्थ समायोजन के लिए कुछ व्यक्तियों का प्रयोग प्रभावी हो सकता है, जो इस प्रकार है। पहला आता है लचीलेपन की अभिवृत्ति विकसित कराना, जिससे उत्तर प्रौढ़ावस्था अर्थात वृद्धावस्था की समस्याओं एवं दबाव को कम किया जा सके। यह स्वीकार करना कि किसी व्यक्ति को जीवन की घटनाओं का सामना करने के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। तीसरा आता है सूचनाएं प्राप्त करके उनका अधिक से अधिक उपयोग तथा समस्याओं से तटस्थ या पलायन कराने के बजाय उनके समाधान की युक्तियां खोजना। चौथा आता है आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी करना, अपनी शक्ति तथा दुर्बलता के विषय में एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कराना। पांचवा कहता है परिस्थितियों का सामना कराने की प्रभावी युक्तियों की सीखना है, उनका प्रयोग कराना। दादा दादी बनकर परिवार में संलग्न होने से वृद्ध लोगों की व्यक्तिगत तथा भावनात्मक इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग मिलता है। वृद्ध लोग इस प्रकार की भूमिकाओं को स्वयं की भावनात्मक परिपूर्णता एवं पुत्र पुत्रियों की उपलब्धियों से आत्मसंतुष्टि के रूप में देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपसे कहता है किशोर गर्भावस्था के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरे एवं बच्चे के उपाय बताइए। किशोरावस्था गर्भावस्था के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरे। चूंकि किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब लड़कियों के शरीर का विकास होना शुरू होता है। इस उम्र में गर्भधारण करने के बाद उसके स्वास्थ्य को कई खतरे होते हैं। पहला आता है किशोर गर्भावस्था से एनीमिया होने का खतरा। किशोरावस्था में लड़कियों के शरीर में हीमोग्लोबिन की सांद्रता कम होती है। ऐसे में यदि वे गर्भधारण करती हैं तो उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। किशोर गर्भावस्था शरीर में आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण भी
एनीमिया हो जाता है, जिससे माँ की मौत भी हो सकती है। दूसरा आता है बच्चे के स्वास्थ्य पर असर। कम उम्र में माँ बनने पर समय से पहले शिशु के जन्म का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कम वजन व अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण के कारण बच्चे का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। नवजात मृत्यु दर बढ़ने का एक कारण किशोर गर्भावस्था भी है। तीसरा आता है कम वजन का बच्चा। जन्म के समय बच्चे का वजन 2500 ग्राम यानी 2.5 किलो से कम है तो उसे कम वजन का शिशु माना जाता है। कम वजन वाले बच्चों के जन्म की संभावना सामान्य माताओं की तुलना में उन माताओं से ज्यादा होती है जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम होती है। चौथा कहता है माँ के स्वास्थ्य पर असर। किशोर गर्भावस्था के दौरान लड़कियों के शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर, बेहोशी की समस्या हो सकती है। किशोरों के लिए उनकी नियमित दिनचर्या काफी मुश्किल भरी हो जाती है। खाने में पोषक तत्वों की कमी होने से वे कमजोरी महसूस करती हैं और कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। पांचवा कहता है प्री टर्म लेबर पेन। किशोर गर्भावस्था को एक आम गर्भवती महिला की अपेक्षा कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किशोर गर्भावस्था में कई ही बार प्री टर्म लेबर पेन भी हो जाता है। प्री टर्म लेबर पेन अर्थात समय से पहले ही बच्चे का जन्म होना। किशोरावस्था में गर्भधारण होने पर गर्भावस्था की अवधि पूरी होने से पहले यानी तीसरी तिमाही पूरी होने से पहले ही माँ बच्चे को जन्म देती है, जिसके कारण कुछ मामलों में नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है और कई बार माँ के जीवन को भी खतरा रहता है। छठवां कहता है गर्भपात। किशोरावस्था में गर्भधारण कई बार चिंता का कारण बन जाता है और गर्भपात कर गर्भपात तक करना पड़ सकता है, जो कि किशोरी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था समस्याओं के साथ साथ कई बार मौत भी का कारण भी बन सकता है। सातवां कहता है अपर्याप्त पोषण। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, परंतु हमारे देश में करोड़ों लड़कियां कुपोषण तथा खून की कमी वाली स्थिति में बच्चे को जन्म देने के कारण बाध्य होती हैं, जो बच्चा व माता दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। युवा अवस्था में शरीर को ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है तथा इसी ही दौरान गर्भ धारण करने से गर्भ व माँ दोनों को एक साथ बराबर पोषण दे पाना कठिन हो जाता है। आठवां आता है लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं। किशोरावस्था में गर्भधारण करने से इस दौरान होने वाली समस्याएं किशोरी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है, जैसे प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है, उच्च रक्तचाप का खतरा रहता है, प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ाएं अस्थायी रह सकती हैं, किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है या फिर गर्भावस्था के फटने की आशंका भी रहती है। किशोर गर्भावस्था से बच्चे के उपाय। माता पिता बच्चों के पहले गुरु होते हैं, इसीलिए उन्हें अपने किशोर उम्र के बच्चों को घर पर यही यौन शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में ठीक से जान सके, समझ सके। यह किशोर गर्भावस्था से बच्चे का एक प्राथमिक उपाय हो सकता है। किशोर गर्भावस्था से बचाव के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला आता है माँ को अपनी किशोर बेटी को गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताना चाहिए। उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, जिससे वह अपने शरीर के बारे में सब कुछ जान सके। दूसरा आता है अपने बच्चों पर ध्यान रखना आवश्यक है। यह देखना चाहिए कि बच्चा इंटरनेट पर कितना समय बिताता है और क्या करता है। समय समय पर यह चेक करना आवश्यक है कि कहीं वह अश्लील या पोर्ट वीडियो तो नहीं देख रहा है। तीसरा कहता है काजी माता पिता को अपने बच्चों की हरकतों और व्यवहार पर नजर रखना चाहिए। चौथा कहता है किशोर उम्र की लड़कियों को यौन शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे किसी के बहकावे में आकर सेक्स करने के लिए तैयार ना हो जाएं। किशोर उम्र की लड़कियों को यह बताना आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति उनके अंगों को छूता है, इशारे करता है या बहकाता है, डराता है तो तुरंत घर आकर अपने माता पिता को बताएं। पांचवा कहता है लड़की को लड़के के साथ किसी एकांत जगह पर अकेले जाने से रोकना चाहिए। छठवां प्रश्न आपसे कहता है कि यौन आरंभ के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोन्स परिवर्तन का वर्णन कीजिए। यौन आरंभ के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण शारीरिक और हार्मोन परिवर्तन।
वह संधि यौन आरंभ तब शुरू होता है जब मस्तिष्क का एक क्षेत्र जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है शरीर के बाकी हिस्सों को संकेत देना शुरू कर देता है कि यह आवश्यक विशेषताओं को विकसित कराने का समय है। इन संकेतों को हार्मोन के माध्यम से भेजता है जो प्रजनन अंगों को महिलाओं में अंडाशय और पुरुषों में अंडकोश का कारण बनाता है। यह हार्मोन शरीर के विभिन्न हिस्सों में वृद्धि कर परिवर्तन का कारण बनते हैं जिससे शामिल है। पहला आता है बाहरी प्रजनन अंग, दूसरा आता है स्तन के ऊतक, तीसरा आता है त्वचा, चौथा आता है मांसपेशियां, पांचवा आता है हड्डियां, छठवां आता है बाल, सातवां आता है दिमाग। शारीरिक परिवर्तन यौनावस्था शारीरिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक का शरीर प्रजनन क्षमता से युक्त वयस्क के शरीर में बदल जाता है। यौन आरंभ मस्तिष्क द्वारा यौन अंगों, अंडाशय तथा वृषण को हार्मोन संकेत भेजे जाने से शुरू होती है। जवाब में यौन अंग विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न कराते हैं जो मस्तिष्क, हड्डियां, मांसपेशियों, त्वचा, स्तन तथा प्रजनन अंगों के विकास की गति को तेज करते हैं। यौन आरंभ से पूर्व लड़के तथा लड़कियों के बीच शारीरिक भिन्नता केवल गुप्तांगों तक ही सीमित रहती है। वैन संधि के दौरान कई शारीरिक संरचनाओं और प्रणालियों में आकार, आकृति, रचना और उसमें संबंधित कार्य में प्रमुख अंतर के कारण विकास होता है। इनमें से सबसे स्पष्ट परिवर्तन को सहायक लिंग विशेषताओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। लड़कों में शारीरिक परिवर्तन पहला आता है वृषण के आकार में वृद्धि। लड़कों में वृषणों के आकार में वृद्धि यौन आरंभ की पहली शारीरिक अभिव्यक्ति है। इसे गोनाडार्चे कहा जाता है। वृषणों के आकार का बढ़ना पूरी वह संधि के दौरान जारी रहता है। लड़कों में अंडाकोश बढ़ने तथा विकसित होने के 1 साल बाद लिंग की लंबाई तथा चौड़ाई बढ़ती है और नसें भी आवश्यकता के अनुपात के अनुसार विकसित होने लगती हैं। दूसरा आता है गुप्तांगों एवं शरीर पर बाल। लड़कों के जननांग के विकास के कुछ समय बाद ही गुप्तांग के बाल निकलने लगते हैं। चेहरे पर मूछ और दाढ़ी के बाल भी निकलने लगते हैं। बगलों, काख के बाल भी निकलने लगते हैं। तीसरा आता है आवाज में बदलाव। यौन आरंभ के समय लड़कों की आवाज लड़कियों की आवाज से भारी हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है और आवाज भारी हो जाता है और फटने लगती है। आवाज की दृढ़ता में भी बढ़ोतरी होती है। चौथा आता है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। यौन आरंभ के समय लड़के के कंधे फैलाकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कों की शारीरिक पेशियों को सुस्पष्ट और गाढ़ी दिखाई देती है। शरीर की लंबी अस्थियों जैसे हाथ और पैर की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है। शरीर अधिक मजबूत, मांसपेशी युक्त, सुडौल तथा अधिक शक्तिशाली होने लगता है। संवेद एवं तेल ग्रंथियों में वृद्धि। एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव के कारण त्वचा से तेल सीबम के स्त्राव में वृद्धि होने लगती है जिसके मुहासे की समस्या होने लगती है। एंड्रोजन के बढ़ने स्तर के कारण पसीने की फैटी एसिड संरचना बदल जाती है। संवेद ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप वयस्क शरीर जैसे गंध निकलने की शुरुआत होने लगती है। लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन। स्तनों का विकास। यौनावस्था का पहला स्पष्ट लक्षण स्तनों के विकसित होने की शुरुआत है। इसे थेलार्चे कहते हैं। स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा भूरा होने लगता है। दूसरा आता है माहवारी। लड़कियों में यौवन की शुरुआत के 1 साल बाद मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मासिक धर्म की शुरुआत या मासिक धर्म चक्र को मेचार्चे कहा जाता है। तीसरा आता है गुप्तांग के बाल। गुप्तांग के बाल आमतौर पर युवावस्था का दूसरा ध्यान देने के योग परिवर्तन है जो स्तन विकास के अक्सर 1 महीने के भीतर शुरू होता है। इसे प्यूबार्चे कहते हैं। गुप्तांग के बाल सबसे पहले लोबिया पर दिखाई देते हैं। हाथ और पैरों पर भी छोटे छोटे महीन बाल आने शुरू हो जाते हैं। चौथा आता है शरीर का आकार वसा वितरण। इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने के कारण श्रोणि का निचला आधा भाग और कूल्हे चौड़े होने लगते हैं। वसा के ऊतकों की मात्रा विशेष रूप से स्तनों, कूल्हों, नितंबों, जांघों, बाहों के ऊपरी हिस्सों और योनि के पास जमा होना शुरू हो जाती है। पांचवा आता है आवाज में बदलाव। लड़कियों की आवाज तेज होने के साथ सुरीली भी होने लगती है। छठवां आता है तेलीय त्वचा और
मुहासे। सीबम के अधिक स्राव के कारण त्वचा तैलीय होने लगती है। कभी-कभी मुहासे की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। हार्मोन परिवर्तन यौन आरंभ घटनाओं का एक क्रम है जिसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप औसत शारीरिक विशेषताओं और पुनरुत्थान की क्षमता उत्पन्न होती है। इन शारीरिक परिवर्तनों को पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावी ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन और कूप उत्तेजक हार्मोन द्वारा उत्पादित हार्मोन के स्तर में परिवर्तन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यौन आरंभ की शुरुआत में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कूप उत्तेजक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो सेक्स हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित कराता है। सेक्स हार्मोन मुख्य रूप से एस्ट्रोजन के बढ़े हुए स्तर के परिणाम स्वरूप शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें स्तनों, अंडाशय, गर्भाशय और योनि की परिपक्वता शामिल है। आमतौर पर ये परिवर्तन यौनों के दौरान क्रमिक रूप में से होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है। यौन और प्रजनन प्रणाली को हाइपोथेटिक पिट्यूटरी गोनाइडल हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्पंदनात्मक तरीके से स्रावित कराता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्राव को उत्तेजित कराता है। एफएसएच और एलएच स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण और स्राव को प्रोत्साहित कराने के लिए अंडाशय अंडकोश पर कार्य करते हैं। यौन आरंभ के दौरान होने वाले कई बदलाव हार्मोन के स्तर में बदलाव से संबंधित होते हैं। यौन आरंभ से संबंधित कुछ प्रमुख हार्मोन है। पहला आता है टेस्टोस्टेरोन। यह पुरुषों का एक प्राथमिक सेक्स हार्मोन है, जो अंडकोश विसरण द्वारा निर्मित होता है। लड़कों में यह लिंग और विसरण के विकास को उत्तेजित कराता है। इसके कारण पुरुषोचित लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे गहरी आवाज, चेहरे पर बाल और मांसपेशियों का विकास। यह हार्मोन कुछ हद तक महिला विकास में भी भूमिका निभाता है। मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने में मदद करने के लिए अंडाशय द्वारा कम मात्रा में निर्मित होता है। दूसरा आता है एस्ट्रोजन। यह महिलाओं का प्राथमिक सेक्स हार्मोन है। यह गर्भाशय और स्तन ऊतक के विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा आता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में से अधिक शक्तिशाली होता है और यौनारंभ के दौरान बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है। यह पुरुषों में और महिलाओं में यौवन शुरू करने में मदद कराता है। चौथा आता है एस्ट्राडियोल। अंडाशय द्वारा निर्मित यह हार्मोन स्तनों और महिला प्रजनन प्रणाली के विकास को प्रेरित कराता है और मानसिक धर्म चक्र को विनियमित कराता है। लड़कों और पुरुषों के शरीर में भी एस्ट्राडियोल होता है, जो वृषण द्वारा कम मात्रा में निर्मित होता है और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा आता है वृद्धि हार्मोन। यौन आरंभ के दौरान इसका स्तर बढ़ जाता है, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों में वृद्धि के साथ साथ ऊंचाई में तेजी से वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष 2 इंच से कम की ऊंचाई में धीमी वृद्धि हार्मोन की कमी का संकेत दे सकती है। सातवां प्रश्न आपसे कहता है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। शिशु के गर्भकालीन विकास की प्रक्रिया पर अनेक तत्वों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे गर्भवती स्त्री का आहार, गर्भवती स्त्री का स्वास्थ्य, माता पिता की उम्र, माँ की संवेगात्मक अनुभूतियां आदि। पहला आता है माँ का आहार। गर्भधान के 10 दिन बाद से ही गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ पर आश्रित हो जाता है। अतः गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि माँ का आहार संतुलित व पौष्टिक हो और उसमें शरीर निर्माण, प्रोटीन, ऊर्जा उत्पादन, कार्बोज तथा वसा तथा शारीरिक रक्षात्मक खनिज, लवण तथा विटामिन व पौष्टिक तत्वों का सम्मिश्रण गर्भवती स्त्री की शारीरिक मांग के अनुसार हो। यदि गर्भकालीन अवस्था में मां को संतुलित व पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो इसका दुष्ट प्रभाव गर्भास्थ शिशु की लंबाई, भार, शारीरिक शक्ति, अस्थि, दांत तथा आंखों आदि सभी पर पड़ता है। हेपरन ने अपने अध्ययनों के बाद बताया कि
यदि गर्भकालीन अवस्था में गर्भवती मां को संतुलित आहार प्राप्त नहीं होता है तो शिशुओं में कई प्रकार के दोष व विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, शारीरिक असमानता, संवेगात्मक अस्थिरता तथा मिर्गी आदि। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार गर्भकालीन अवस्था में यदि विटामिन बी की कमी होती है तो नवजात शिशु की प्रारंभिक वर्षों में बौद्धिक क्षमता कम रहती है। ऐसे बच्चे विभिन्न क्रियाओं को देर से सीखते हैं। विटामिन ए की कमी से नवजात शिशु की आंखें तथा विटामिन डी की कमी से अस्थि तथा दांतों से संबंधित विकृति उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त समय से पहले शिशु का जन्म होना, गर्भपात आदि घटनाएं भी असंतुलित भोजन का ही दुष्ट परिणाम होती हैं। अतः गर्भकालीन अवस्था में बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए यह आवश्यक है कि गर्भवती माँ का भोजन संतुलित व पौष्टिक हो। दूसरा आता है माँ का स्वास्थ्य। स्वस्थ शिशु के विकास के लिए माँ का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि गर्भवती माँ की बीमारियों का गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कुछ गंभीर संक्रामक बीमारियां जैसे सिफिलिस, गोnorrhea आदि से यदि गर्भवती मां पीड़ित है तो गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर इसके भयंकर दुष्ट परिणाम हो सकते हैं। इसमें गर्भपात हो सकते हैं, शिशु जन्म से अंधा, बहरा और मानसिक रूप से अपंग हो सकता है। इसी प्रकार यदि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के पहले या दूसरे माह में खसरा निकल आए तो उसका दुष्ट प्रभाव गर्भस्थ शिशु के हृदय व कानों पर हो सकता है। यदि गर्भकालीन अवस्था में मां को मलेरिया हो जाए और उसके निदान हेतु अधिक मात्रा में कनेन औषधि मां के शरीर में पहुंच जाए तो इसका दुष्ट प्रभाव गर्भस्थ शिशु के कान के भीतरी भाग पर पड़ता है, जिससे शिशु के बाहर होने का भय रहता है। इसी प्रकार अन्य औषधियां जो गर्भकालीन अवस्था में बुखार, पाचन, विकास, दर्द आदि के निवारण हेतु ली जाती है, वे सभी शिशु के स्वास्थ्य को प्रभावित कराती हैं। दवाओं से शिशु को शारीरिक ही नहीं कि मानसिक क्षति भी पहुंचता है। बहुत सी बीमारियों में मां को एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है। यदि गर्भावस्था पर एक्सरे की किरणें पड़ जाती हैं तो शिशु के सिर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिससे शिशु के जन्म के बाद मानसिक विकृतियां आ जाती हैं। परंतु कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। उनके समय अनुसार एक्सरे का गर्भस्थ शिशु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्सरे का कितना प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भावस्था का कौन सा महीना है तथा एक्सरे किरणों की तीव्रता कितनी है। गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में एक्सरे का प्रभाव अधिक पड़ता है और बाद की अवस्था में कम पड़ता है। मादक द्रव्य तथा तंबाकू शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित कराते हैं। यदि गर्भवती स्त्री गर्भकालीन अवस्था में तंबाकू या मादक पदार्थों का सेवन करती है तो इसका दुष्ट प्रभाव शिशु के हृदय तथा स्तनवायु स्थान पर पड़ता है। जो स्त्रियां गर्भ काल में शराब का सेवन करती हैं, उससे गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। इस प्रकार तंबाकू, जिसमें कि तीव्र विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है, यह भी शिशु के समान रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को प्रभावित कराता है। अधिक तंबाकू खाने और शराब पीने से गर्भपात हो जाता है तथा समय से पूर्व शिशु का जन्म भी हो जाता है। माता ही नहीं बल्कि पिता के शराबी होने का दुष्प्रभाव भी शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। शराब पीने के कारण शराबी पिता के शुक्राणु इतने अधिक कमजोर होते हैं कि वे गर्भधान के समय ही वंशानुक्रम प्रक्रिया द्वारा बच्चे में शारीरिक व मानसिक दुर्बलता स्थानांतरित करा देते हैं। अतः माता और पिता दोनों में यदि कोई भी शराब या तंबाकू तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है तो इससे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चौथा आता है माँ की संवेगात्मक अनुभूतियां। माँ की गर्भकालीन संवेगात्मक अनुभूतियां गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कराती है। वैज्ञानिकों के मतानुसार गर्भवती माँ की कष्टदायक संवेगात्मक अनुभूतियां बच्चों में जन्म के बाद अस्थिरता, अतिसक्रियता तथा बेचैनी के लक्षण उत्पन्न कराती हैं। ऐसे बच्चे अधिक रोते हैं और भली प्रकार सो नहीं पाते हैं। इसके विपरीत जिन माताओं को गर्भकाल में सुखद अनुभूतियां होती है, उनके बच्चे प्रसन्नित, स्वस्थ तथा बाहिमुखी होते हैं। माता पिता की उम्र, माता पिता की आयु शिशु के विकास को कुछ सीमा तक प्रभावित कराती है। हर्लॉक के अनुसार संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में यौन अंगों में परिपक्वता आ जाती है, जिससे उत्पन्न शिशु शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। अधिक उम्र में मां बनने से भी बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। ट्रमन ने प्रतिशाली बालकों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि 30 वर्ष से कम आयु के पिता और 26 वर्ष से कम आयु वाली मां के बच्चे अधिक आयु वाले माता पिता के बच्चों में बुद्धिमान थे।
टेकेन ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि समान आयु के पति पत्नी में पैदा होने वाले बच्चे उन बच्चों से बुद्धिमान होते हैं जिनके माता पिता की आयु में अंतर होता है। शारीरिक रूप से भी समान आयु वाले माता पिता के बच्चे अधिक स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जिन माता पिता की आयु में अंतर होता है उसमें किसी एक पक्ष के जीन्स कमजोर होते हैं, जिसके कारण उत्पन्न शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। छठवां आता है जन्म का महीना। हर्लॉक ने अपने अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर बताया कि जन्म का महीना शिशु के बौद्धिक विकास को प्रभावित कराता है। बसंत और गर्मी के में उत्पन्न बच्चों की बुद्धि लंबित से जाड़े में उत्पन्न बच्चों की बुद्धि से अधिक होती है। ऐसे बालकों की शैक्षणिक उपलब्धियां भी सर्दी के महीने में उत्पन्न बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती हैं। ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, किंतु अधिकांश वैज्ञानिक इस मत से सहमत नहीं हैं। आठवां प्रश्न आपसे कहता है किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक मोड़ है। इस अवस्था में बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी दिशा में उसके विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। वह धार्मिक या अधार्मिक, अध्यावासीय या अकर्मण्य, देश प्रेमी या देशद्रोह कुछ भी बन सकता है। अगर किशोर बालक और बालिकाएं अनेक प्रकार की उलझनों, कठिनाइयों तथा चिंताओं का अनुभव करते रहते हैं तो ऐसे बालक लक्ष्यहीन व गुमराह हो जाते हैं, तो स्वयं अपने लिए, माता पिता, शिक्षकों तथा समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। यद्यपि किशोरावस्था समस्या बहुल्य की अवस्था है, किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि उनका विकास नकारात्मक होगा। यह सही है कि किशोरावस्था में उत्पन्न समस्याएं अत्यंत जटिल एवं गंभीर होती हैं, जो बालक के समायोजन और व्यक्तित्व विकास की प्रभावित कराता है। यदि माता पिता, शिक्षक और विद्यालय द्वारा तो उनकी इन समस्याओं को सहानुभूतिपूर्ण समझा जाता है और उचित परामर्श द्वारा उनका निवारण किया जाता है तो किशोरों के एक अच्छे प्रौढ़ जीवन भावी तैयार हो जाती है। किशोरावस्था में अनेक समस्याएं होती हैं। इसका पता लगाने के लिए मूनी, पोप, विलियम्स, लेविस तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने हाई स्कूल तथा कॉलेज स्तर के किशोरों की समस्याओं का अध्ययन किया और निम्नलिखित समस्याएं बताई। पहला समस्या जो उन्होंने बताया है विद्यालय की समस्याएं, दूसरा पारिवारिक समस्याएं, तीसरा आर्थिक समस्याएं, चौथा विपरीत यौन की समस्याएं, पांचवा व्यक्तिगत सौंदर्य की समस्याएं, छठवां स्वास्थ्य समस्याएं, सातवां मनोरंजन की समस्याएं, आठवां भविष्य निर्धारण की समस्याएं, नौवां व्यवसाय की समस्याएं। किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है व्यवसायिक समस्याएं। किशोरावस्था भावी जीवन की तैयारी का समय होता है। उत्तर किशोरावस्था के अंत तक प्रत्येक बालक यह चाहता है कि वह आत्मनिर्भर बन जाए तथा उसे अपनी शिक्षा, कुशलता तथा रुचि के अनुसार उपयुक्त व्यवसाय प्राप्त हो जाए। लेकिन आज देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है जिससे बेरोजगारी एक विषम समस्या बनी हुई है। जिस किशोर का संबंध उच्च आर्थिक व सामाजिक स्थिति वाले परिवारों से होता है उसके सम्मुख व्यवसाय, अर्थोपार्जन और भविष्य की अनिश्चितता से संबंधित समस्याएं कम होती हैं, किंतु निम्न व मध्य आर्थिक सामाजिक स्तर वाली पृष्ठभूमि के किशोर के सामने यह समस्या गंभीर और जटिल होती है। दूसरा आता है काम प्रवृत्ति से संबंधित समस्याएं। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति क्रियाशील हो उठती है। इस तथ्य को सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना है। स्लाटर का कथन है कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। एक विशाल नदी के अति प्रवाह के समान यह जीव की भूमि के बड़े भागों को सींचता है और उपजाऊ बनाता है। अतः काम प्रवृत्ति का विकसित होना इस अवस्था की एक विशेषता है। फलस्वरूप किशोर काम संबंधित बातों के प्रति जिज्ञासु हो जाता है और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वह कामुकनापूर्ण साहित्य का अध्ययन कराता है, मित्रों तथा समूह से वार्तालाप करता है। जबकि इस आयु में परिवार व समाज द्वारा उसकी काम संबंधित बातों का दमन किया जाता है। वे इस संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अपूर्ण व भ्रमित करने वाला होता है। भारतीय परिवारों में आज भी किशोरों की यौन शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः विशाल नदी के समान उपनती हुई कामोत्तेजनाओं का प्रदर्शन वे विभिन्न रूपों में करते हैं, जैसे कामुकतापूर्ण बातें करना, अश्लील बातों को दीवारों पर लिखना, कामोत्तेजक चित्रों को बनाना,
हस्तधेनु करना तथा समलिंगीय व विषमलिंगीय मैथुन करना, इंटरनेट के माध्यम से अश्लील साइट का अवलोकन करना, ये सभी चीजें किशोरों के व्यक्तित्व विकास में बाधक होती हैं। अतः मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में ले जाने के लिए उन्हें उपयुक्त ढंग से यौन शिक्षा दी जाए, क्योंकि किशोरों की अनेक समस्याएं का मूल उनकी काम प्रवृत्ति होता है। किशोरावस्था के यौनिक परिवर्तन बालक और बालिकाओं दोनों में ही चिंता, भय तथा संकोच पैदा कर देते हैं, जबकि बालिकाओं का मानसिक भ्रम प्रारंभ होता है और बालकों को सोपन दोष के कारण वीर्य का स्त्राव हो जाता है, तो इसे असाधारण घटना मानकर घबरा जाते हैं। संकोच तथा लज्जा के कारण किसी से बात करने में घबराते हैं और तनाव में रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस अवस्था के आने से पूर्व ही किशोर बालक तथा बालिकाओं को उनके यौनांगों की रचना तथा उनकी कार्य विधि का ज्ञान किसी ऐसे माध्यम से देना चाहिए जिससे वे माने तथा स्वीकार करें। राष्ट्र ने भी इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि यौन शिक्षा की आवश्यकता को कोई अस्वीकार नहीं करता है। आवश्यकता इस बात की है कि किशोरों को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीयता शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। यौन शिक्षा द्वारा किशोर में विषलिंगी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कराना चाहिए तथा शिक्षा देते समय इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा उत्तेजना प्रदान करने वाली ना हो। घर पर माता पिता और विद्यालय में शिक्षक बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दे सके। विद्यालय के अध्यापकों को चाहिए कि वे किशोरों को अधिक से अधिक रचनात्मक कार्यों में लगाए, जिससे उनकी काम शक्ति का मार्गदर्शनीकरण हो सके। समायोजन समस्याएं। किशोरों की समायोजन समस्याएं अधिकांश वातावरण संबंधित होती है, जिसमें प्रायः दो प्रकार के वातावरण आते हैं। पहला आता है पारिवारिक वातावरण, दूसरा आता है विद्यालय का वातावरण। यद्यपि जन्म के पश्चात परिवार द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण होता है, किंतु किशोरावस्था में देखा जाता है कि बालक अपने परिवार के वातावरण में समायोजन करने में असमर्थ रहते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे किशोरों की स्वतंत्रता की चाह, उचित महत्व तथा उचित स्थितियों द्वारा उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, विषमलिंगीय प्रेम आदि। यदि माता पिता या अभिभावकों द्वारा किशोर को नियंत्रण में रखा जाता है, उसके ऊपर दंड लगाए जाते हैं, तो वह परिवार के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे किशोरों से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें, उनके ऊपर अनुशासन को न थोपे तथा उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर दे। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विद्यालयों में किशोरों को उचित वातावरण नहीं मिलता है। शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षण प्रकृति, विद्यालय का अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि किशोरों की समायोजन प्रक्रिया को प्रभावित कराते हैं। अतः शिक्षकों को चाहिए कि बालकों के समायोजन में उनकी सहायता करें। किशोरों की शिक्षा के लिए विद्यालयों में उनकी रुचि, योग्यताएं व क्षमता के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था करानी चाहिए, जिसके द्वारा भविष्य में वे किसी व्यवसाय का चुनाव कर सके। राष्ट्र के अनुसार विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से होना चाहिए तथा दैनिक जीवन की बात से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समावेश कराना चाहिए। इसके द्वारा किशोरों की पाशविक मूल प्रवृत्तियों का शोषण होता है, उनका जीवन सक्रिय तथा साहसिक होता है तथा सहयोग व सामाजिक की भावना का विकास होता है। विद्यालय बालकों को उनकी उपयोगिता का अनुभव कराकर उनकी निराशा कम करा सकते हैं। सृजनात्मकता का विकास करके उनकी अपराध प्रवृत्तियों को कम किया जा सकता है। किशोरों के स्वास्थ्य व सुखी प्रौढ़ जीवन के लिए यह आवश्यक है कि उनकी समस्त समस्याओं का समाधान संतोषप्रद तथा प्रभावशाली ढंग से किया जाए। इस दिशा में माता पिता, शिक्षक तथा स्वयं किशोर तीनों के परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। 9वां प्रश्न आपसे कहता है, प्रौढ़ावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताइए। ऊपर हम लोगों ने किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को पढ़ा है और 9वां प्रश्न में आपसे पूछता है कि प्रौढ़ावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताइए। इसमें आप लोग को प्रौढ़ावस्था में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताना है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं। पहला आता है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तनों में जरण की प्रक्रिया इस काल का प्रमुख शारीरिक परिवर्तन है। इस जरण की प्रक्रिया की आयु निश्चित नहीं है, लेकिन 40 से 50 वर्ष के बीच में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे निम्न शारीरिक परिवर्तन प्रकट होते हैं। पहला आता है महिलाओं व पुरुषों में बालों का सफेद होना। दूसरा आता है नेत्र ज्योति का कमजोर तथा नेत्र विकार होना।
तीसरा आता है दांतों का कमजोर होना। चौथा आता है श्रावण शक्ति में कमी आना। पांचवा आता है बालों का झड़ना, पुरुषों में गंजापन आना। छठवां आता है आंखों के नीचे काले निशान नजर आना। सातवां आता है त्वचा का झुर्रीदार होना, विशेष रूप से गर्दन, चेहरा तथा हाथों की त्वचा का प्रभावित होना। आठवां आता है महिलाओं में रतौंजनी वृद्धि होना। नौवां आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाशीलता में कमी आने से विभिन्न प्रकार के रोगों का उत्पन्न होना, जैसे मधुमेह, रक्तचाप। 10वां कहता है शारीरिक शक्ति में कमी आने से क्रियात्मक कौशल्यों में कमी आना। 11वां कहता है अस्थियां कमजोर होने से हाथ पैरों में दर्द रहना तथा चलने फिरने में कठिनाइयां होना। 12वां आपसे कहता है अस्थियों के लचीलेपन में कमी आने से उनका जल्दी टूटना, महिलाओं में अति भार की समस्या होना, दीर्घता से थकान उत्पन्न होना, अनिद्रा की समस्या उत्पन्न होना, कब्ज, अम्लता, गैस बनना आदि पाचन विकार समय समय पर उत्पन्न होना। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के कारण हार्मोन असंतुलित से चेहरे पर, होठ के ऊपर व दाढ़ी के स्थान पर कुछ बाल निकल आना। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि भंगुरता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्त्रियों की शारीरिक रचना में और सुंदरता में कमी आ जाती है। यौन संबंधित परिवर्तन। इस अवस्था में स्त्री और पुरुषों में निम्नलिखित यौन संबंधित परिवर्तन होते हैं। पहला आता है रजोनिवृत्ति, महिलाओं में यौन संबंधित मुख्य परिवर्तन है। दूसरा आता है इसमें प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है। तीसरा आता है प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव कम हो जाता है। चौथा आता है चेहरे पर बाल आ जाते हैं। पांचवा कहता है मानसिक धर्म बंद होने से हार्मोन असंतुलन के कारण पेट और नितंबों पर वसा अधिक एकत्रित हो जाती है। हार्मोन असंतुलन के कारण स्त्रियों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों में इच्छा में कमी आ जाती है। सामाजिक परिवर्तन। इस अवस्था में पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाने से वयस्कों के पास समय अधिक रहता है। अब उनकी सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक क्रियाकलापों में सहभागिता बढ़ जाती है। वयस्क अपने समलिंगी समूह बना लेते हैं और उनके साथ गपशप कर मनोरंजन कर अपना समय व्यतीत करते हैं। चौथा कहता है रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में रुचियों में परिवर्तन दिखाई देता है। रुचियां स्थिर होती हैं। पहले की जो रुचियां होती हैं इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन अपनी शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर हो जाता है। यह अवस्था क्षरण की अवस्था है। इसके फलस्वरूप शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तनों का समायोजन प्रौढ़ अच्छे कपड़े पहनकर, बालों में रंग लगाकर, व्यायाम करके अपने व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षक बनाना चाहते हैं। दूसरा कहता है मनोरंजन की रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। इस अवस्था में शारीरिक शिथिलता के कारण व्यक्ति ऐसा मनोरंजन चाहते हैं जिसमें शारीरिक सक्रियता की आवश्यकता कम है। तीसरा आता है धर्म के प्रति झुकाव अधिक हो जाता है। आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ जाती है। चौथा कहता है आर्थिक रुचियों में भी परिवर्तन हो जाता है। फिजूल खर्ची को बुरा समझा जाता है। इस कारण अंतःपीढ़ी संघर्ष की समस्या उत्पन्न होती है। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए धन संचयन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पांचवा आता है सामाजिक रुचियों में भी परिवर्तन होता है। पूर्व प्रौढ़ावस्था में जहां उत्तरदायित्वों के निर्वाह के कारण समय अभाव रहता है, अब दायित्व मुक्त होने से वे सामाजिक क्रियाकलापों में अधिक सहभागिता रखते हैं। वे छोटे छोटे समूहों का निर्माण करते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक व राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं। 10वां प्रश्न आपसे कहता है संज्ञात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताइए। संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है और एक अवस्था में विकसित संज्ञात्मक संरचना आगे आने वाली अवस्थाओं में बदल जाती है। किसी अवस्था विशेष में बालक के भीतर पाए जाने वाले समस्त ज्ञान, विचार तथा व्यवहारों के संगठन से एक समुच्चय निर्मित होता है जिसे स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा का विकास बालक द्वारा अर्जित अनुभव एवं परिपक्वता पर अवलंबित होता है। यह संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहला आता है संवेदी पेशीय अवस्था। संज्ञात्मक विकास की प्रथम अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक उद्दीपक जगत का ज्ञान अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक
पेशीय क्रियाओं की मदद से अर्जित कराता है। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर केवल सहज क्रियाएं ही पाई जाती हैं, जिसे पियाजे ने सार्गिक स्कीमा के नाम से संबोधित किया है। बालक इस सहज क्रियाओं तथा ज्ञानेंद्रियों की मदद से वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्शों, रसों एवं गंधों का अनुभव अर्जित कराता है। इन अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बालक संज्ञानात्मक, आत्मसात तथा समंजस की प्रक्रियाएं प्रारंभ करता है और समय के साथ परिवेशीय उद्दीपकों की उपस्थिति तथा उसकी कुछ बाह्य विशेषताओं में अवगत हो जाता है। पियाजे महोदय ने इस प्रथम अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। 2 वर्ष की अवधि होते होते बालक को कल्पना तथा विचार का ज्ञान हो जाता है। अब उसे अपने कार्यों के परिणाम भी समझ में आने लगते हैं और उसी के अनुरूप वह अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीख जाता है। इस प्रकार इस अवस्था के अंत तक बालक का नैसर्गिक स्कीमा अर्जित स्कीमा बन जाता है और उसमें वस्तु बोध इसी स्कीमा के आधार पर विकसित होते हैं। दूसरा कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञात्मक विकास की दूसरी अवस्था 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित तथा स्वार्थी न रहकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। बालक इस अवस्था में चित्र निर्माण, भाषा तथा खेल के संबंध में अपने ज्ञान की पुष्टि करने लगता है। बालक इस अवस्था में प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है, लेकिन इस अवस्था में तार्किक चिंतन तथा कारण संबंध नहीं हो पाता है। यह अवस्था एक प्रकार की अतार्किक अवस्था की जा सकती है। इस अवस्था में बालक बाह्य विचारों को शीघ्र ग्रहण कर नहीं पाते। समस्या समाधान की दिशा में बालक परिपक्व ही होते हैं। किसी समस्या के समाधान में किस प्रकार विभिन्न पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसका उसे कोई ज्ञान नहीं होता। तीसरा कहता है स्थूल सक्रिया की अवस्था। संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था दूसरी अवस्था से अधिक विकसित संज्ञान की अवस्था है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है, किंतु उसका तर्क केवल स्थूल परिस्थितियों तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में बालक में 2 वस्तुओं अथवा घटनाओं के मध्य समानता या भिन्नता को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक के अंदर किन किन प्रमुख क्षमताओं का विकास होता है, इनका प्रयोगात्मक अध्ययन पियाजे ने किया है। ये क्षमताएं एवं संबंधित अध्ययन अग्रलिखित हैं। पहला आता है संरक्षण। इस ज्ञान को कि कोई पदार्थ रूप बदल जाने पर भी भार, आयतन, मात्रा और संख्या की दृष्टि से समान अथवा अपरिवर्तित रह जाता है, संरक्षण कहते हैं। वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में यह ज्ञान अत्यंत उपयोगी होता है। इस तरह की जानकारी संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था में विकसित होती है, इसका अध्ययन करने हेतु पियाजे ने एक प्रयोग किया। पियाजे ने यह प्रयोग विभिन्न अवस्थाओं के बच्चों को सामने बैठाकर संपन्न किया। प्रयोग में पियाजे ने 2 जारों का प्रयोग किया, जिसमें एक जार पतला तथा लंबा तथा दूसरा जार चौड़ा था। सबसे पहले पतले और लंबे जार में पानी भरा, फिर उस जार के पानी को चौड़े जार में डाल दिया। दूसरे जार में पानी कम ऊंचाई तक ही पहुंचा, क्योंकि दूसरा जार अधिक चौड़ा था। पियाजे ने अपने प्रयोज्यों से क्रमानुसार पूछा कि किस जार में पानी अधिक मात्रा में है, किंतु स्थूल सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों ने बताया कि दोनों में पानी की मात्रा बराबर है। उक्त प्रयोगों के आधार पर पियाजे ने यह निष्कर्ष निकाला कि संरक्षण की क्षमता 7 से 12 वर्ष के अर्थात स्थूल संक्रियात्मक अवस्था वाले अधिकतर बच्चों में पाई जाती है, इससे पहले की अवस्था वाले बच्चों में नहीं पाई जाती है। दूसरा कहता है संख्या बोध। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में संख्या बोध का भी पर्याप्त विकास हो जाता है। इस अवस्था के बच्चे विद्यालय में जाने के कारण गणित की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें संख्याओं की अवधारणा विकसित होने लगती है। इस अवस्था में बालक एक स्थान पर रखी वस्तुओं को गिन सकते हैं। वे अपनी पुस्तकों तथा रुपये पैसे को बार बार गिनकर संख्या जान लेते हैं। संख्या बोध की यह क्षमता व्यवहारिक जीवन में उन्हें बहुत सहायता पहुंचाती है, लेकिन इस क्षमता का विकसित तृतीय अवस्था से पहले होना संभव नहीं है। तीसरा कहता है कर्मानुसार व्यवस्था। पियाजे के अनुसार स्थूल सक्रियात्मक अवस्था के बालकों में वस्तुओं को कर्मानुसार व्यवस्थित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। पियाजे ने इस क्षमता का अध्ययन करने हेतु विभिन्न आयु के बालकों को विभिन्न लंबाई की रेखाओं को प्रदर्शित किया और उसने लंबाई के क्रम में खींचते हुए कहा
गया। बालकों की आयु के अनुसार 4 समूह A, B, C और D चुने गए। समूह के समस्त बच्चों ने समस्त रेखाओं को बराबर लंबाई में खींचा। बी समूह के अधिकतर बच्चों ने समस्त रेखाओं को 2 वर्गों में खींचा। एक बच्चे ने छोटी रेखाएं बनाई और दूसरे बच्चे ने बड़ी रेखाएं निर्मित की। सी समूह के पर्याप्त सभी बच्चों ने रेखाओं को उसकी लंबाई के क्रम में सही खींचा। पियाजे ने इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तुओं को क्रमानुसार करने की क्षमता स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के अर्थात 7 वर्ष से 12 वर्ष के बालकों में उत्पन्न हो पाती है, इसके पहले वाली अवस्थाओं में नहीं। चौथा कहता है वर्गीकरण। पियाजे ने अपने अध्ययन में पाया कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने दृष्टियों से वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण की इस क्षमता का अध्ययन करने हेतु पियाजे ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में 3 रंगों यथा वृत्त, वर्ग तथा त्रिकोण वाले गुटकों को उपयोग में लाया गया। पारस्परिक संबंध। पांचवा कहता है पारस्परिक संबंध। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में बालक विभिन्न उद्दीपकों के पारस्परिक संबंधों को भी भली प्रकार समझने लगता है। जैसे दो रोशनी में से कौन सी रोशनी अधिक तीव्र है, या 2 रेखाओं में से कौन सी रेखा बड़ी है और कौन सी छोटी है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। औपचारिक सक्रिया की अवस्था। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है क्योंकि इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अलावा स्वयं विचार के संबंध में विचार करने में समक्ष हो जाता है। इस अवस्था में बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उसकी उपयोगिताओं तथा विशेषताओं के विषय में विचार कर सकता है। इस समय किशोर के विचार परिपक्व हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक कभी-कभी गलत तर्क भी करने लगता है, किंतु पियाजे का मत है कि इस अवस्था का अंतिम लक्ष्य तार्किक चिंतन की क्षमता अर्जित कराना है। इस अवस्था में किशोर वास्तविकता तथा अवास्तविकता में अंतर करने लगता है। संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था में बालक के अंदर तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के समान विचारों के संबंध में भी चिंतन करने लगता है। वह विभिन्न वस्तुओं विचारों को वर्गीकृत तथा गठित करना सीख जाता है। बालक इस अवस्था में अपने वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थितियों में परिक्षेपित करता है तथा घटनाओं के संबंध में परिकल्पनाओं को निर्मित कर उन्हें सत्यापित कराने लगता है। यदि किसी नियम या सिद्धांत में कोई विसंगति होता है तो उसे इस अवस्था का बालक आसानी से पता लगा सकता है। तार्किक चिंतन की विकसित क्षमता औपचारिक सक्रिय की अवस्था के बालकों को अनेक समस्याओं के समाधान ढूंढने में भी सहायक होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला आता है समस्या समाधान की क्षमता का विकास। दूसरा आता है वास्तविकता एवं अवास्तविकता के अंतर को समझने की क्षमता का विकास। तीसरा आता है तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। चौथा आता है विसंगतियों को समझने की क्षमता का विकास। पांचवा आता है विचारों के संबंध में विचार या अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास। छठवां आता है वास्तविक परिस्थितियों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करने की क्षमता का विकास। सातवां कहता है परिकल्पनाओं को विकसित करने की क्षमता उत्पन्न कराना। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास के 1 से लेकर 10 दीर्घ उत्तर प्रश्न को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।